आचार्य प्रशांत जी की बहुचर्चित पुस्तक काम वासना का अध्याय 4। और इस अध्याय का जो केंद्र है वो बहुत स्पष्ट है, स्त्री पुरुष के मध्य आकर्षण का कारण। बिल्कुल। तो आज के इस अध्याय का मिशन यही है, हमें इस आकर्षण की असली जड़ों तक पहुंचना है। मतलब ये समझना है कि क्या वाकई आसमान में कोई मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ियां बन रही हैं, हाँ, या फिर ये सिर्फ हमारी नसों में बहने वाले रसायनों की, हार्मोन्स की एक सधी हुई गणित है। चलिए तो फिर सीधे उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं जहां से इस अध्याय की शुरुआत होती है। किताब में प्रश्नकर्ता पूछता है कि हम किसी स्त्री या पुरुष की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। मतलब इंसान अक्सर इस अनुभव को ऐसे बयां करता है जैसे जैसे कोई दुर्घटना हो गई हो। लोग कहते हैं ना, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं बस खिंचता चला गया। हाँ, वो जो प्यार अंधा होता है वाली बात है। लेकिन आचार्य जी इसी दुर्घटना वाले तर्क को सबसे पहले खारिज करते हैं। अच्छा। उनका स्पष्ट कहना है कि इसमें कुछ भी अज्ञात या मिस्ट्री नहीं है। इंसान फिसलता इसलिए नहीं क्योंकि कोई रहस्यमयी ताकत उसे धकेल रही है। तो फिर क्यों फिसलता है? वो फिसलता है क्योंकि उसे उस फिसलने में मजा आता है। मजा आता है। हाँ, ये पूरी तरह से एक शारीरिक मांग है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं जैसे सेब खाने पर जीभ की स्वाद ग्रंथियों को मजा आता है, या फिर बहुत थक जाने पर शरीर को मालिश कराने में सुख मिलता है। पुरुष और स्त्री के शरीर में कुछ विशिष्ट रसायन है, जो बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं। बिल्कुल, कुछ हार्मोन्स हैं जो एक दूसरे के पूरक के तौर पर बने हैं। जब वे आमने सामने आते हैं तो वे रसायन बस अपना काम करते हैं। रुकिए, जरा जरा इस बात पर ठहरते हैं। क्या हम सच में जीवन के इतने गहरे अनुभव को, मतलब प्यार में पड़ने को, एक पीठ की मालिश कराने या सेब खाने के स्वाद से जोड़ रहे हैं? सुनने में अजीब लगता है, पर हाँ, क्योंकि ये तुलना तो बहुत ही रूखी और नीरस लग रही है ना। दुनिया का सारा साहित्य, लाखों कविताएं, गजलें, ये सब पीठ की मालिश पर तो नहीं लिखी गईं। तो हम इंसान इसे इतना महान क्यों मानते हैं? हम इसे सच्चा प्रेम क्यों कहते हैं? देखिए, साहित्य और कविताएं उसी भ्रम को बनाए रखने के उपकरण हैं जो हमारा ही दिमाग रचता है। मतलब हमारा दिमाग हमसे ही खेल रहा है। एक तरह से हाँ। अगर हम इस रसायनों के तंत्र को गहराई से समझें तो इंसान का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और फैसले लेता है, बिल्कुल, जो तर्क और समझ के लिए जिम्मेदार है, जब शरीर का बायोलॉजिकल ड्राइव हावी होता है ना, तो वो तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अरे बाप रे। डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स दिमाग में एक तरह का नशा पैदा करते हैं। अब चूंकि इंसान का जो अहंकार है वो ये स्वीकार नहीं कर सकता कि वो सिर्फ एक जानवर की तरह बर्ताव कर रहा है। हाँ, वो ये नहीं मान सकता कि वो सिर्फ प्रजनन या रिप्रोडक्शन के लिए एक शरीर की तरफ भाग रहा है। इसलिए उसका दिमाग इस पूरी प्रक्रिया को सच्चे प्रेम या आत्मा के मिलन जैसी खूबसूरत कहानियों से ढक देता है। तो ये दिमाग की अपनी ही एक चालाकी है। हम उस नग्न शारीरिक मांग को बस कपड़े पहना रहे हैं ताकि वो समाज में और हमारी अपनी ही नजरों में थोड़ी सभ्य लग सके। बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि क्या हम इन हार्मोन्स के पूरी तरह से गुलाम हैं? क्या हम बस एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं जिसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं नहीं, हम सिर्फ एक लाचार प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है। और यहीं पर आचार्य जी बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि ये हार्मोन्स हमेशा हम पर हावी नहीं रहते। कई बार इंसान जानबूझकर इन सोए हुए रसायनों को उकसाता है। जानबूझकर? हाँ, हम खुद उस विचार को हवा देते हैं, कल्पनाओं में खोते हैं, रोमांटिक चीजें देखते हैं और फिर अपने ही भीतर एक आग जला लेते हैं। अच्छा, वो जैसे उठ जाग दर्द दिल जाग वाले फिल्मी गानों की तरह। बिल्कुल, हम खुद उस दर्द और तड़प को न्योता देते हैं। और मजे की बात यह है कि जब वो आग भड़क जाती है तो हम मासूम बनकर कहते हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये कब हो गया। हाँ, मैं तो बस बह गया। ये खुद को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। प्रकृति अपना काम कर रही है, नर और मादा का एक बायोलॉजिकल खेल चल रहा है। लेकिन इंसान उस खेल को रहस्यवाद का नाम देकर बस अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। अगर हम रसायनों के इस पूरे खेल को मान भी लें तो यहाँ से एक और बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। करोड़ों सालों के इवोल्यूशन ने या विकासवाद ने हमारे शरीर में ये विशिष्ट रसायन डाले ही क्यों हैं? मतलब इन हार्मोन्स को ट्रिगर करने के पीछे प्रकृति का असल उद्देश्य क्या है? प्रकृति का उद्देश्य बहुत ही सीधा है और बहुत निर्मम भी है। निर्मम कैसे? क्योंकि प्रकृति का एकमात्र लक्ष्य है प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना, यानी स्पीशीज सर्वाइवल।
प्रकृति को इंसान की भावनाओं, उसकी कविताओं या जीवन के किसी गहरे अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। उसका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि जन्म लेने और संख्या बढ़ाने का ये कारखाना किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। तो मतलब हम बस एक फैक्ट्री हैं प्रकृति के लिए? एक तरह से हाँ। अगर नर और मादा के बीच ये अंधा तर्कहीन आकर्षण न हो तो नई पीढ़ियां पैदा ही नहीं होंगी और पूरी की पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। और इसी प्रजाति को बचाए रखने की प्रकृति की जिद को किताब में एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझाया गया है। खरगोश और शेर का उदाहरण। हाँ, वो बहुत गहरा हिस्सा है। सच कहूं तो जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मेरे दिमाग के कई बंद दरवाजे खुल गए। ये सच में बहुत दिलचस्प है। ये इस पूरे अध्याय का सबसे मारक और विश्लेषणात्मक हिस्सा है। देखिए, प्रकृति का एक नियम है कि जो जीव जितना कमजोर, डरा हुआ और असुरक्षित होता है, उसकी प्रजनन क्षमता यानी बच्चे पैदा करने की जो प्रवृत्ति है वो उतनी ही ज्यादा उग्र होती है। खरगोश का ही उदाहरण ले लीजिए, वो जंगल के सबसे निचले पायदान पर है। कोई भी शिकारी उसे पलक झपकते ही खा सकता है। अंग्रेजी का वो मुहावरा भी है ना, डोंट ब्रीड लाइक रैबिट्स, मतलब खरगोशों की तरह प्रजनन मत करो। बिल्कुल, वो मुहावरा इसी जैविक सच से निकला है। खरगोश की जो बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है वो जानती है कि उसके जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कल हो न हो। हाँ, तो अगर वो 10 बच्चे पैदा करेगा तो शायद शिकारी जानवरों से बचकर 1 या 2 ही बड़े हो पाएंगे। इसलिए अपने अस्तित्व को मिटने से बचाने के लिए प्रकृति ने उसके भीतर एक जबरदस्त कामुकता भर दी है। तो वो उसकी ताकत नहीं है? बिल्कुल नहीं, उसकी कामुकता उसकी ताकत नहीं है, बल्कि उसके गहरे डर और कमजोरी का सीधा सीधा परिणाम है। और दूसरी तरफ शेर है, जंगल का राजा। बिल्कुल, शेर को हर पल ये डर नहीं सताता कि कोई उसे अपना निवाला बना लेगा। उससे कोई खा नहीं सकता। वो शक्तिशाली है, उसे अपने अस्तित्व के छिन जाने का कोई खौफ नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि एक शेर या शेरनी के शावक सालों में एकाध ही पैदा होते हैं। प्रकृति का नियम है, जो जीव भीतर से जितना मजबूत और पूर्ण होगा, उसे अपनी परछाई या अपना वंश दुनिया में छोड़ने की हड़बड़ी उतनी ही कम होगी। अगर इस खरगोश और शेर वाले सिद्धांत को हम आज के आधुनिक मानव समाज और इंसानी मनोविज्ञान पर लागू करें तो ये एक बहुत ही बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करता है। कैसे? मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि स्त्री पुरुष के इस तीव्र आकर्षण के पीछे हमारी कोई महानता नहीं है, बल्कि हमारी बहुत गहरी आंतरिक कमजोरी और असुरक्षा काम कर रही है। बिल्कुल। इसे अगर मैं आज के दौर के सोशल मीडिया से जोड़कर देखूं, बताइए। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अंदर से जितना खाली और असुरक्षित होता है, वो ऑनलाइन दुनिया में बाहरी वैलिडेशन, लाइक्स और अटेंशन का उतना ही ज्यादा भूखा होता है। बहुत सही तुलना है ना? वो हर जगह बस खुद को साबित करना चाहता है, जबकि जो इंसान सच में कॉन्फिडेंट है, उसे हर मिनट अपनी तस्वीरें डालकर दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो वजूद में है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसानों में ये जो अत्यधिक कामुकता है, वो इसी आंतरिक खालीपन का शोर है? ये तुलना 100% सटीक है। आचार्य जी इसी खालीपन की ओर इशारा कर रहे हैं। इंसान भीतर से डरा हुआ है, उसे अपने मिट जाने का, खत्म हो जाने का डर है। वो अधूरापन महसूस करता है और उसी अधूरेपन को भरने के लिए या अपने अस्तित्व को किसी भी रूप में दुनिया में पीछे छोड़ जाने के लिए वो इस बायोलॉजिकल आकर्षण का सहारा लेता है। ये एक तरह का गहरा डर है जो वासना का रूप ले लेता है। फिर तो ये और भी अजीब बात हो जाती है। अगर ये हमारी आंतरिक कमजोरी और असुरक्षा का सबूत है, तो हमारा समाज इसे ताकत का प्रतीक क्यों मानता है? किताब के उस हिस्से में भी ये बात आती है जहां कुछ लोग बड़ी शान से कहते हैं कि अरे, स्त्रियों की ओर आकर्षित होना तो एक पुरुष का नेचुरल व्यवहार है, क्या हम नपुंसक हैं? हाँ, ये बहुत आम दलील है। लोग इससे अपना पौरुष, अपनी मर्दानगी साबित करने का तरीका क्यों बना लेते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैचारिक भ्रांति है। लोग प्रकृति यानी हमारी बायोलॉजी और हमारे स्वभाव, ट्रू नेचर, हाँ, जो हमारी आत्मा है, इन दोनों के बीच के बुनियादी फर्क को समझने में चूक जाते हैं। जो लोग ऐसा तर्क देते हैं वो असल में अपनी पशुता को अपनी ताकत बता रहे होते हैं। प्रकृति और स्वभाव, ये फर्क थोड़ा बारीक है, इसे थोड़ा और गहराई से खोलते हैं। ठीक है, किताब में इसके लिए सांड का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया गया है। बुल। हाँ, सांड की प्रकृति ही उसका स्वभाव है। उसके जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है सिवाय अच्छी हरी घास खोजने के और एक गाय के।
प्रकृति ने उसे इसी प्रोग्रामिंग के साथ भेजा है और वो सांड पूरी ईमानदारी से उस प्रोग्रामिंग को जीता है। उसके लिए घास और गाय के पीछे भागना नेचुरल है। हाँ, क्योंकि देखिए एक सांड से हम ये उम्मीद तो नहीं करेंगे ना कि वो एक दिन घास चढ़ना छोड़कर अचानक जीवन के अर्थ की तलाश में हिमालय की ओर निकल पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा अंतर है। सांड अगर मुक्ति ना पाए तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। उसे रात को नींद आनी बंद नहीं होगी। लेकिन मनुष्य का ढांचा अलग है। मनुष्य का असली स्वभाव, उसका ट्रू नेचर, उसकी चेतना है, उसकी आत्मा है। तो हमारी मंजिल घास नहीं है? नहीं, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सिर्फ खाना, सोना और प्रजनन करना नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष है, बंधनों से मुक्ति है। जब एक इंसान कहता है कि मैं तो पुरुष हूं, मेरा तो स्त्रियों के पीछे भागना नेचुरल है, तो वो इंसान अनजाने में खुद का डिमोशन कर रहा है। डिमोशन कर रहा है मतलब अपनी रैंक गिरा रहा है। बिल्कुल। वो कह रहा है कि मेरा लक्ष्य और एक सांड का लक्ष्य बिल्कुल एक समान है। आचार्य जी इसी बात पे प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम इंसान होकर एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हो और फिर उसे नेचुरल कहकर सही भी ठहरा रहे हो, तो ये तुम्हारा पौरुष नहीं है, ये तुम्हारी विक्षिप्तता है, तुम्हारा पागलपन है। बाप रे, ये तो बहुत करारी चोट है। हाँ, क्योंकि तुम एक इंसान के रूप में पैदा होने की अपनी सबसे बड़ी संभावना को मार रहे हो और खुद को पशुओं की लाइन में खड़ा कर रहे हो। ये सच में उस अहंकार पर एक बहुत बड़ी चोट है जो अपनी बायोलॉजिकल लाचारी को नेचुरल होने का नाम देकर एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन देखिए, जो लोग अपनी इस प्रवृत्ति को सही ठहराना चाहते हैं ना, उनके पास तर्कों की कमी नहीं होती। अक्सर बहसों में एक और दलील दी जाती है। कौन सी? किताब में इसका जिक्र मांसाहार के उदाहरण से आता है। लोग तर्क देते हैं कि अरे, शेर भी तो मांस खाता है, वो तो प्रकृति के नियम पर चल रहा है, तो क्या शेर पापी हो गया? और अगर शेर पापी नहीं है, तो हम इंसान अगर शेर की तरह अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों का पालन करें, तो वो गलत कैसे हो गया? ये दलील सुनने में बहुत चतुर लगती है, लेकिन ये अपनी ही चालाकी में फंस जाती है। कैसे? आचार्य जी इसका बहुत ही तार्किक जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि अगर किसी को शेर की तरह जीना ही है, तो फिर आधा अधूरा क्यों? पूरी तरह से शेर बनो ना। जाओ जंगल में रहो, नंगे घूमो, शिकार करो। ये एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इंसानी सुविधाओं का सारा लाभ उठाते हुए सिर्फ अपनी वासनाओं के मामले में शेर बनने का नाटक क्यों? ये तो वही बात हो गई कि जो चीजें हमारे वासनाओं और हमारे स्वार्थ को सूट करती हैं, वहां हम जानवरों का नियम लागू कर देते हैं, और जहां बात सुविधा की आती है, आराम की आती है, वहां हम खुद को सबसे विकसित इंसान मानने लगते हैं। इसी दोहरेपन को समझने के लिए हमें उस एक चीज पर बात करनी होगी जो शेर और इंसान के बीच एक बहुत गहरी खाई पैदा करती है। वो क्या है? वो है प्रज्ञा या बोध, जिसे अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं। शेर के पास ये बोध नहीं है। वो एक प्राकृतिक बेहोशी में जी रहा है। उसे ये सोचने की क्षमता ही नहीं मिली है कि उसका कृत्य सही है या गलत। ये बात मुझे एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की याद दिलाती है। बताइए। ये तो ऐसा है जैसे किसी 3 साल के छोटे बच्चे को एक फरारी गाड़ी की चाबी दे दी जाए। अब अगर वो बच्चा फरारी चलाकर किसी दीवार में मार दे, तो हम उस बच्चे को सजा नहीं दे सकते, क्योंकि उस बच्चे के पास वो चेतना, वो समझ और वो बोध ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन एक वयस्क इंसान जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जो सब कुछ समझता है, अगर वो जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और फिर गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करे, तो सजा तो उसे मिलेगी ही। ये उदाहरण इस पूरे सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। आचार्य जी किताब में इसके लिए न्यायालय यानी कोर्ट का संदर्भ देते हैं। कोर्ट का? हाँ, कानून भी यही मानता है कि अगर किसी व्यक्ति ने नशे की हालत में या पागलपन के दौरे में कोई अपराध किया है जहां उसका अपने दिमाग पर कोई नियंत्रण नहीं था, तो अदालत उसे एक सामान्य अपराधी की तरह सजा नहीं देती, क्योंकि अदालत ये मानती है कि अपराध के वक्त चेतना मौजूद नहीं थी। ठीक उसी तरह सारे जानवर प्रकृति के नशे में हैं। वे अपनी बायोलॉजी के पूरी तरह गुलाम हैं और उनके पास इस गुलामी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शेर अगर शिकार करता है या सांड अपनी प्रवृत्तियों पर चलता है, तो उन्हें प्रकृति की अदालत में कोई सजा नहीं मिलती। उनके लिए पाप और पुण्य का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन इंसान का मामला अलग है। पूरी तरह से अलग है। इंसान बोधवान है। उसे इवोल्यूशन ने सोचने, समझने और अपनी प्रवृत्तियों के पार जाने की ताकत दी है। तो जब इंसान जानवरों जैसी हरकतें करता है, तो क्या वो पाप कर रहा होता है? किताब में इसे महापाप कहा गया है। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। क्या? यह महापाप कोई डराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां मरने के बाद
किसी को नरक की आग में जलाया जाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक और अस्तित्वगत पाप है। तो फिर इस महापाप का असली मतलब क्या है इस संदर्भ में? इसे ऐसे समझिए कि ये अपनी ही संभावनाओं का गला घोटना है। इवोल्यूशन ने करोड़ों साल लगाकर इंसान को एक शानदार सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिया, एक बहुत विकसित मस्तिष्क दिया, ताकि वो जीवन के परम सत्य को जान सके। इंसान के पास एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। हाँ, हमारा दिमाग। लेकिन अगर इंसान उस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कागज दबाने वाले पेपरवेट की तरह करे, ओहो, मतलब अपनी इतनी बड़ी चेतना का इस्तेमाल सिर्फ ये प्लान करने में करे कि सामने वाले को आकर्षित कैसे करना है और अपनी वासनाओं को कैसे तृप्त करना है, तो ये प्रकृति के उस महान उपहार का सबसे बड़ा अपमान है। एक सुपर कंप्यूटर को बस पेपरवेट बना देना, ये सच में एक बहुत ही दुखद और डरावनी तस्वीर है। हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को सबसे निचले दर्जे के कामों में बर्बाद कर रहे हैं। और इसी बर्बादी की सजा इंसान को इसी जीवन में मिलती है। वो कैसे? जब एक इंसान अपनी चेतना को दरकिनार करके सिर्फ रसायनों के अंधे खेल के पीछे भागता है, तो उसके भीतर हमेशा एक बेचैनी, एक अधूरापन और एक मानसिक संताप बना रहता है। वो इंसान कभी शांत नहीं बैठ सकता। यही उसकी सजा है। इंसान के भीतर दो केंद्र हैं, एक जो उसे पीछे की तरफ जानवर बनने की ओर खींचता है, जिसे हम शरीर या प्रकृति कहते हैं, और दूसरा केंद्र है बोध या चेतना, जो उसे ऊपर की तरफ मुक्ति की ओर ले जाता है। या टेस्टोस्टेरोन जैसे रसायन मौजूद हैं जो हमें किसी खास दिशा में धकेल रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें उनके आगे घुटने टेक देने चाहिए। बिल्कुल। बोध के अनुसार चलने पर ही जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाया जा सकता है। अपनी वासनाओं को नेचुरल का नाम देकर उन्हें सही ठहराना सिर्फ एक वैचारिक आलस्य है। ये पूरी चर्चा सच में दिमाग के जाले साफ करने वाली रही। हमने इस सवाल से शुरुआत की थी कि स्त्री पुरुष का आकर्षण क्या कोई जादुई चीज है, और अब तक ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इसमें कोई जादू-वादू नहीं है। ये विशुद्ध रूप से बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है और हमारे भीतर बैठी गहरी असुरक्षा का परिणाम है। सही बात है। हमारा काम जानवरों की तरह इस प्रोग्रामिंग पर आंख बंद करके चलना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना का इस्तेमाल करके इस प्रोग्रामिंग के पार जाना है। बिल्कुल। तो आज के इस अध्ययन को समेटते हुए एक बिल्कुल नया और बेचैन करने वाला विचार सामने आता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है। आज हमने देखा कि आकर्षण और प्रेम काफी हद तक हमारे हार्मोन्स का खेल है, लेकिन जरा भविष्य की कल्पना करें। अच्छा। जैसे जैसे मेडिकल साइंस और न्यूरोलॉजी तरक्की कर रहे हैं, क्या वो दिन दूर है जब हम महज एक छोटी सी गोली खाकर अपने शरीर के इन सारे हार्मोन्स को पूरी तरह से बदल सकेंगे? ये तो बहुत संभव है ना? बिल्कुल। जब विज्ञान हमें अपनी इस बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को अपनी मर्जी से हैक करने की ताकत दे देगा, तो क्या तब भी ये प्रेम, आकर्षण और वासना इंसान की नियति रहेंगे? सोचने वाली बात है। या फिर वे हमारे स्मार्टफोन की सेटिंग की तरह महज एक बटन बनकर रह जाएंगे, जिन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकेंगे? अगर आकर्षण सिर्फ एक केमिकल फॉर्मूला है, तो जिस दिन उस फॉर्मूले का पेटेंट किसी लैब के पास होगा, उस दिन इंसानी रिश्तों का क्या होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली गहन चर्चा में ऐसे ही किसी नए विषय के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जागते रहिए और खोजते रहिए।